मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। धानी ने कहा, मैं नहीं जानती। वो औरत जो अंदर थी वो धानी की एक बहुत ही करीबी दोस्त थी। वो भी एक बहुत ही अमीर फैमिली से थी और उसका नाम था प्राशा। वो बोली, धानी अब जब वो यहाँ पर है तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है जिससे इसका और हर्षवर्धन का तुरंत डिवोर्स हो जाएगा। धानी ने पूछा, क्या आइडिया है? प्राशा बोली, अगर मैडम प्रेसिडेंट किसी और आदमी के साथ इन्वॉल्व हो जाए तो क्या तुम्हें लगता है कि देश की जनता फिर भी उसे अपनी मैडम प्रेसिडेंट के तौर पर देखना चाहेगी? धानी की नजरें एकदम से तीखी हो गईं। उसने प्राशा की तरफ देखा और उसे भी थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। अगर हर्षवर्धन को इस बारे में पता चल गया तो? नवी जल्दी ही अपने प्राइवेट रूम में पहुंच गई, लेकिन उसे जिस इंसान से मिलना था वो अभी यहाँ पर नहीं आया था। वो यहाँ पर एक मीटिंग के लिए आई थी क्योंकि उसका स्टूडियो अभी नया था, इसलिए उसे थोड़े और सपोर्ट की जरूरत थी और पर्सनली कुछ चीजें डिस्कस करनी थी। ये देखकर कि उसने कुछ खाने को ऑर्डर नहीं किया है, स्टाफ ने उसे कुछ ड्रिंक्स दी। नवी ने बस हल्की सी ड्रिंक ली और बस इंतजार करने लगी। तभी अचानक से उसके कमरे की लाइट बंद हो गई। बस कुछ डिम सी लाइटें जल रही थी। अंदर एकदम से बहुत अंधेरा हो गया और वहां पर टेबल और कुर्सी तक भी ढंग से दिख नहीं पा रही थी। वो बोली, ये क्या हो रहा है? ये लाइट अचानक से कैसे चली गई? ठीक उसी वक्त धीरे से दरवाजा खुला। एक पियक्कड़ आदमी अंदर आया और बोला, अरे सुंदरी, तुम कहाँ पर हो? यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? क्या तुम मेरे साथ छुपन छुपाई खेल रही हो? नवी ने पूछा, तुम ये बताओ कि तुम कौन हो? वो आदमी बोला, मैं आज रात के लिए तुम्हारा हबी हूँ। उसका पति? नवी की आवाज सुनकर ही घिन हो रही थी। नवी छुप जाना चाहती थी, लेकिन वो घटिया आदमी ठीक उसके सामने आ गया और बोला, अरे सुंदरी, मुझे तुम्हें देखने तो दो। बिना लाइट के मैं तुम्हें कैसे देखूं? क्या तुम मेरे साथ खेल खेलना चाहती हो? कोई बात नहीं, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। ये कहते ही उसने नवी की बाजू पकड़ ली और नवी को उसकी छुअन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो बोली, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो। वो आदमी बोला, अरे सुंदरी, तुम मेरे साथ खेल खेलना चाहती हो, लेकिन आज मुझ में तुम्हारे साथ खेलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। जल्दी करो और मेरे पास आओ। तुम जितना चाहोगी मैं तुम्हें उतना प्यार दूंगा। उस आदमी के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी और वो नवी की तरफ आगे बढ़ा। उसने लगभग नवी को किस कर लिया था और नवी बड़ी मुश्किल से उससे बची। वो बोली, छोड़ो मुझे जाने दो। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुमने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत की? क्या तुम मरना चाहते हो? वो आदमी बोला, हाँ, मैंने तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत की और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। मेरे पास बहुत पैसा है और मैं तुम्हें चांद पर भी ले जा सकता हूँ। आज रात तुम मेरी हो। वो आदमी बोलता रहा और उसने नवी को सोफे पर धकेल दिया। नवी बोली, छोड़ो मुझे। बाहर धानी ने प्राशा की तरफ देखा और पूछा, क्या इससे काम बन जाएगा? प्राशा बोली, हमने उसकी ड्रिंक में वो मिला तो दिया था, लेकिन वक्त बहुत कम मिला। शायद अभी उस पर ये ड्रिंक काम नहीं कर रही है। जल्दी ही तुम देखना कि ये कैसे उस आदमी से चिपक जाएगी। धानी बस सामने देख रही थी। उस क्लब के प्राइवेट रूम में साउंड प्रूफ टेक्नोलॉजी थी और कोई आवाज बाहर नहीं आ रही थी, इसलिए धानी कुछ सुन नहीं पा रही थी। लेकिन नवी को अंदर उस हॉल में देखकर वो बहुत खुश थी। अंदर नवी उस आदमी को दूर धकेलने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। नहीं, वो उस घटिया आदमी को छूने नहीं दे सकती थी, लेकिन उसके ना चाहते हुए भी उसकी बॉडी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस आदमी को दूर धकेल सके। वो लाचार महसूस कर रही थी। वो बोली, छोड़ो मुझे। क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत की तो? वो अभी भी उससे लड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी। वो आदमी हंसते हुए बोला, अरे मेरी सुंदरी, आज रात मुझे खुश कर दो और कल सुबह तक तुम फेमस हो जाओगी, समझ रही हो ना? वो आदमी बस उसके कपड़े फाड़ देना चाहता था, लेकिन ठीक उसी वक्त किसी ने कसकर दरवाजे को लात मारकर खोल दिया। दो सुंदर बॉडीगार्ड्स भागकर अंदर आई। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या चल रहा था तो वो लोग भौचक्की रह गई। बिना कुछ कहे उन्होंने जल्दी से उस आदमी को पकड़कर ऊपर उठा लिया। वो आदमी चिल्लाते हुए बोला, मुझे हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? तभी एक और आदमी भीड़ को चीरता हुआ उस कमरे में आ गया। उसकी आंखें एकदम कठोर थीं और उसकी नजरें एकदम तीखी। उस घिनौने आदमी की तरफ देखते हुए, जो कि उठने की कोशिश कर रहा था, उसने गुस्से से उसकी छाती पर एक जोरदार लात मारी। वो आदमी दर्द के मारे जोर से चिल्लाया। वो अभी भी पलटकर उस आदमी पर चिल्लाना चाहता था जिसने उसे लात मारी, लेकिन जब उसने नजरें ऊपर उठाकर देखा तो अपने सामने उस आदमी को खड़ा देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी तरफ देखते हुए उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। क्या वो सच में मिस्टर प्रेसिडेंट थे? क्या उसकी नजरों के सामने सच में देश के प्रेसिडेंट खड़े थे? देश का प्रेसिडेंट ठीक उसकी आंखों के सामने था और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। हर्षवर्धन ने नवी की तरफ देखा, जो कि सोफे पर पड़ी हुई थी। उसकी हालत देखकर हर्षवर्धन उसके पास गया और उसे बाहों में उठा लिया। उसने फिर से उस आदमी की तरफ देखा और निर्दयी होकर सीधे उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारी। वो आदमी जमीन पर ही पड़ा रहा, लेकिन इस बार वो इतने शौक में था कि वो अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाल पाया। जब हर्षवर्धन वहां से बाहर निकला तो पूरे क्लब को बंद कर दिया गया। अंदर जो लोग थे वो नहीं जानते थे कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन वो इतना जरूर जानते थे कि उन्होंने प्रेसिडेंट के गार्ड्स को यहाँ पर देखा। उधर प्रेसिडेंशियल पैलेस में हर्षवर्धन ने नवी को कमरे में बेड पर लिटा दिया। वो फिर भी अपनी आंखें बंद ही नहीं कर पा रही थी। हर्षवर्धन ने उसकी बाजू को थपथपाते हुए कहा, नवी सब ठीक है, तुम अब घर पर हो। नवी नशे की हालत में थोड़ा सा बड़बड़ाई और अपने कपड़ों को कस के पकड़ने लगी। हर्षवर्धन बोला, तुम्हें क्या हो गया है? तुमसे कहा था कि गार्ड्स को अपने साथ लेकर जाओ और देखो अब सच में ऐसा कुछ हो गया। क्या तुम ठीक हो? लेकिन तब तक नवी ने पहले से ही अपने कपड़े उतार दिए थे। हर्षवर्धन की नजरें उस पर पड़ी और वो जम गया। तभी उसे ये रियलाइज हुआ कि वो थोड़ी अलग लग रही थी। हर्षवर्धन ने उसका हाथ पकड़ लिया। नवी ने तुरंत हर्षवर्धन का कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, नहीं मत जाओ। हर्षवर्धन बोला, नवी छोड़ो मुझे। नवी बोली, बहुत गर्मी है, सच में बहुत गर्मी है। तुम्हारी बॉडी कितनी ठंडी है, मेरे पास आओ ना, दूर मत जाओ।
नवी हर्षवर्धन की तरफ जिस तरीके से देख रही थी, हर्षवर्धन के लिए भी खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। उसका दिमाग एकदम से चलना गया। हर्षवर्धन खास तौर पर किसी के लिए ये सब फील नहीं करता था, और अगर उसे ऐसा लगता भी था तो वो तुरंत खुद को रोक देता था। लेकिन जब बात नवी की होती थी तो उस पर कुछ जादू सा चल जाता था। वो जब नवी को देखता था तो वो मानो सब कुछ भूल जाता था। लगभग सुबह होने वाली थी। हर्षवर्धन ने नवी की बॉडी को सहलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम तो आज मुझे मार ही दोगी, अब सो जाओ। तब तक नवी पहले ही गहरी नींद में सो चुकी थी। हर्षवर्धन ने हैरान होकर नवी की तरफ देखा। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। हाय, मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। नवी का सच में अब उठने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन उसने सुना कि हर्षवर्धन वहां से जा रहा था। वो धीरे से उठकर बैठ गई। तभी अचानक से दरवाजा खुला। हर्षवर्धन दरवाजे पर खड़ा हुआ था। बेशक उसके यहाँ से जाते ही नवी उठकर बैठ गई थी। हर्षवर्धन चलकर उसकी तरफ आया और उसने पूछा, क्या तुम नींद में होने का दिखावा कर रही थी? नवी जल्दी से बोली, नहीं तो मैं दरवाजे की आवाज सुनकर उठ गई। हर्षवर्धन धीरे धीरे उसके और करीब आता रहा। उसने नवी का चेहरा ऊपर उठाते हुए देखा कि वो उससे नजरें चुरा रही थी। उसने पूछा, क्या बात है, क्या मैं इतना डरावना हूँ? हाँ, वो बहुत डरावना था, बेहद डरावना। इस वक्त उसकी शांत नजरों की तरफ देखते हुए नवी को सब कुछ याद आ गया था कि उसने कल रात उसके साथ कैसे बुरी तरह बर्ताव किया था। नवी की बॉडी अपने आप ही अकड़ सी गई। हर्षवर्धन बोला, तुम मुझसे इतना डरती हो और फिर भी तुम मेरी बात नहीं मानती? तुम सच में? नवी ने पूछा, मैंने तुम्हारी बात कब नहीं मानी, और मैं तुमसे नहीं डरती, सच में। झूठ। नवी झूठ बोल रही थी। हर्षवर्धन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके बाद उसे नवी के शरीर पर निशान दिख गए और वो एक बार फिर से बेकाबू हो रहा था। नवी सच में उसे मना करना चाहती थी, लेकिन उसे सच में ऐसा लग रहा था कि वो मरने वाली है। हर्षवर्धन ने पहले से ही कल रात वाला मामला सेटल करने के लिए अपने आदमियों को भेज दिया था। गार्ड्स ने कहा कि वो लोग नवी से बात नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हर्षवर्धन ने अपने आदमियों को पूछताछ करने के लिए भेज दिया। इन्वेस्टिगेशन के बाद एक अजीब बात सामने आई। असल में उसे खुद उस आदमी के सामने नहीं जाना चाहिए था। लिंडा ने उसकी तरफ देखा और बोली, मिस्टर प्रेसिडेंट, क्लब का मामला पहले से ही सेटल हो गया है। स्टाफ के जिन भी लोगों ने कल रात आपको वहां पर देखा था, उन सबको अलग अलग जगहों पर काम करने के लिए भेज दिया गया है। सबका ट्रांसफर हो गया है। वो दोबारा कभी इस बात का जिक्र नहीं करेंगे। हर्षवर्धन ने कहा, ठीक है। उसके बाद लिंडा बोली, उस आदमी ने कहा है कि वो नहीं जानता कि वो मैडम प्रेसिडेंट के पास कैसे पहुंच गया। लाइट चली जाने की वजह से उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और उसे लगा कि वो औरत वही औरत है जिसे उसने बुलाया था, इसीलिए वो इस तरीके से बर्ताव कर रहा था। उसे पहले ही इस देश से निकाल दिया गया है। हर्षवर्धन बोला, ठीक है, और उस ड्रग का क्या? लिंडा बोली, रही बात उस ड्रग की, तो वो उस क्लब का स्टाफ इस बारे में श्योर नहीं है कि वो वहां पर कैसे आई। वो आदमी भी यही कह रहा है कि उसने मैडम प्रेसिडेंट को कोई ड्रग नहीं दिया था, लेकिन उस तरीके की जगह पर इस तरह की ड्रग्स होना बहुत ही आम बात है। हर्षवर्धन ने कहा, इन्वेस्टिगेशन जारी रखो और इस बात का ध्यान रहे कि मैडम का अच्छे से ध्यान रखा जाए। लिंडा बोली, यस सर। उसने हर्षवर्धन की तरफ देखा, एक गहरी सांस ली और फिर बाहर चली गई। हर्षवर्धन को देखकर कोई और शायद ये न बता पाता, लेकिन वो ये देख सकती थी कि हर्षवर्धन थका हुआ लग रहा था। कल रात को शायद वो अच्छे से सोया नहीं था। लिंडा ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि दोपहर में जो ऑफिशियल इंटरव्यू होना था उसे आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, वरना अगर मिस्टर प्रेसिडेंट के चेहरे पर कोई कमी नजर आई तो लोग पता नहीं क्या क्या सोचने लगेंगे। जब श्रेया को इस हादसे के बारे में पता चला तो वो जल्दी से अंकिता के साथ प्रेसिडेंशियल पैलेस पहुंची। नवी अभी भी बेड पर ही लेटी हुई थी और आराम कर रही थी। जब उसने श्रेया और अंकिता को अंदर आते हुए देखा तो वो जल्दी से उठकर बैठ गई और बोली, तुम लोग यहाँ पर कैसे? श्रेया बोली, हम यहाँ पर तुमसे मिलने आए हैं। अंकिता बोली, और नहीं तो क्या? श्रेया ने कहा, लिंडा ने हमें फोन करके बताया कि कल रात तुम्हारे साथ एक हादसा हो गया था, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? नवी बोली, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहती थी क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बस एक छोटा सा हादसा था। हालांकि लिंडा ने पहले से ही उन दोनों को फोन पर सब कुछ बता दिया था कि कल क्या हुआ था, लेकिन नवी ने फिर भी अपने नजरिए से वो सारी बात उन्हें बताई। श्रेया बोली, बिल्कुल भी नहीं, वो धानी वहां पर थी और उसके बाद तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका इससे कोई लेना देना हो? नवी ने कहा, हमारे पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है तो हम कुछ नहीं कह सकते। श्रेया ने कहा, ठीक है। उसके बाद नवी बोली, और तो और वो मिस्टर प्रेसिडेंट को बहुत प्यारी है। अगर मैंने ऐसा कुछ कहा और उसने मानने से इनकार कर दिया तो ये उल्टा पड़ जाएगा। वो कहेंगे कि मैं उस पर झूठा इल्जाम लगा रही हूँ। बाकी देखते हैं, फिलहाल के लिए इस बारे में भूल जाते हैं। नवी को सच में हर्षवर्धन से बहुत डर लगता था। वो उसे देखना तक नहीं चाहती थी और इस बारे में बात करना तो बहुत दूर की बात है। अंकिता बोली, कोई बात नहीं, तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना। नवी बोली, ठीक है, और हाँ, वो फोटोशूट अभी भी करना है। अंकिता, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्या तुम श्रेया के साथ वहाँ जा सकती हो? अंकिता बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी जगह चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो, बस अच्छे से आराम करो। नवी उठकर एक दराज खोलने लगी। जब वो नीचे झुकी तो उसकी बॉडी पर जो मार्क्स थे वो दिखाई देने लगे। श्रेया हैरान होकर बोली, हे भगवान नवी, तुम्हारे साथ क्लब में क्या हुआ था? उस कमीने ने तुम पर हाथ उठाया? नवी एकदम से जम गई। उसने वो निशान देखे। उन्हें देखकर उसे सच में ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ तो हुआ है, लेकिन वो उस आदमी ने नहीं किया था। वो कमीना तो हर्ष। अंकिता ने वो देखा और वो जोर से हंसने लगी। वो हंसते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि इसे किसी ने मारा पीटा है, और ये देखो कैसे शर्मा रही है। मुझे तो लगता है कि ये प्यार की निशानियां हैं। श्रेया जम गई और उसे समझ आ गया कि अंकिता का क्या मतलब था। श्रेया ने अंकिता की तरफ देखा और बोली, तुम मजाक नहीं कर रही है ना?
हम अभी तक यही सोच रहे थे कि तुम्हें कितनी बुरी तरह चोट आई होगी और पता नहीं तुम कैसी होगी। हम इतनी जल्दी में तुमसे मिलने आए थे, लेकिन लगता है कल रात साफ तौर पर तुमने बहुत मजे किए हैं। अंकिता हंसने लगी। श्रेया बोली, बिल्कुल, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती। बड़े भैया आमतौर पर मतलब उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो इतने पैशनेट भी होंगे। अंकिता बोली, अब समझ आ रहा है कि इतना थके होने के बावजूद भी तुम्हारे चेहरे पर इतना ग्लो कैसे है। ये कहते हुए वो लोग नवी की टांग खींचने लगे। नवी ने हैरान होकर इन दोनों लड़कियों की तरफ देखा। वो मजे से गप्पे लड़ा रही थी। नवी बोली, अच्छा ठीक है, बहुत हो गया, बस करो, जाओ और जाकर अपना काम करो। नवी ने मन ही मन सोचा कि ये सब हर्षवर्धन की गलती है। अंकिता बोली, हे भगवान, मुझे नहीं लगा था कि मिस्टर प्रेसिडेंट इतने छुपे रुस्तम निकलेंगे। वो सच में एकदम ठीक है। श्रेया बोली, क्यों नहीं, बाहर लोग ये सोचते हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट ठीक नहीं है। अंकिता बोली, हाँ, पहले ऐसी अफवाहें थी कि मिस्टर प्रेसिडेंट की शादी इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि उन्हें कोई बीमारी है। श्रेया को याद आया कि कपूर फैमिली भी हमेशा उनके लिए पार्टनर ढूंढने की कोशिश करती रहती थी और वो बोली, ओह, कपूर फैमिली को भी पहले उनकी शादी की काफी चिंता थी, लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि हर्षवर्धन के दिल में पहले से ही कोई और है। उस लड़की ने उसे छोड़ दिया था और इसलिए वो शादी नहीं करना चाहता था। अंकिता ने नवी की तरफ देखा और बोली, लगता है अब ऐसा नहीं है, लेकिन किसने सोचा था कि मिस्टर प्रेसिडेंट का स्टैमिना इतना बढ़िया होगा। हे भगवान, हमें सच सच बताओ, क्या मिस्टर प्रेसिडेंट का फिगर बहुत ही सेक्सी है? बताओ ना, क्या वो बहुत हॉट है? नवी जल्दी से बोली, गेट लॉस्ट, निकलो यहाँ से और जल्दी निकलो और ना अपनी बकवास बंद करो। वो तीनों आपस में बातें करते हुए जोर जोर से हंसने लगी। बाहर हर्षवर्धन अभी भी अंदर आना चाहता था, लेकिन जब उसने उन लोगों के हंसने की आवाज सुनी तो उसे लगा कि नवी अब ठीक है और आखिर में उसने दरवाजा नहीं खोला। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। इस कहानी में क्या हुआ आइए जानते हैं। श्रेया के पास अंकिता को अपने साथ मैगजीन फोटोशूट के लिए ले जाने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। वो दोनों फोटोशूट पर जाने के लिए कंपनी से निकल गई। ये देख कर कि श्रेया की कंपनी अब काफी डिसेंट लग रही थी, अंकिता बोली कि लगता है कि तुम्हारा अपनी पुरानी कंपनी को छोड़ देने का फैसला एकदम सही था। चाहे अब तुम्हारे पास रिसोर्सेज थोड़े कम हो, लेकिन कम से कम तुम्हारे पास फ्रीडम तो है। श्रेया बोली, हाँ, लेकिन अभी हमारे पास स्टाफ की थोड़ी कमी है, आगे जाकर शायद हमें और लोगों को हायर करना पड़े। अंकिता बोली, बताओ, एक वक्त था जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। याद है हम लोग कैसे ये बात करते थे कि हमारी तो कभी शादी ही नहीं होगी, हमसे कौन ही शादी करेगा, और तुम देखो तुम कितनी बड़ी स्टार हो और इतने अच्छे आदमी से तुम्हारी शादी हो गई है। ये कहते हुए अंकिता ने श्रेया को हक कर लिया। श्रेया ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और उसे हक करते हुए बोली, तुम्हारे बारे में भी मैं यही कह सकती हूँ, तुम्हें और डॉक्टर गुप्ता को ही देख लो। शुरुआत में दोनों एक से बढ़कर एक जिद्दी थे। किसने सोचा था कि तुम लोग आखिरकार एक दूसरे को पसंद करने लगोगे। अंकिता शर्माते हुए बोली, बस करो, उसके बारे में बात भी मत करो, वो इतना बेवकूफ है। वो मिस्टर कपूर जैसा रोमांटिक नहीं है, वो प्रेसिडेंट कपूर जैसा रोमांटिक नहीं है, वो सच में एक लकड़ी के टुकड़े जैसा है। मैं बस यही सोच सकती हूँ कि मैं किसी बच्चे का ख्याल रख रही हूँ, बस इसीलिए मैं उसके साथ रुकी हुई हूँ। श्रेया बोली, रहने दो, मैं साफ तौर पर देख सकती हूँ कि तुम उसे ना कितना पसंद करती हो। मेरे सामने दिखावा करने की ना कोई जरूरत नहीं है। अंकिता शर्माते हुए बोली, जाओ यहाँ से। वो दोनों आखिरकार विली के हेडक्वार्टर्स में पहुंच गईं। उनके वहां पहुंचने पर चीफ एडिटर पहले से ही एंट्रेंस पर उनका स्वागत करने के लिए मौजूद थे। वो बोला, बहुत ही बढ़िया मिस श्रेया, आखिरकार आप आ ही गई। हमारे स्टाइलिस्ट अंदर हैं, चलिए पहले चलकर देख लीजिए कि आपके ऊपर कौन सा स्टाइल ज्यादा सूट करेगा। श्रेया के अंदर पहुंचने के बाद वो लोग ये डिस्कस करने लगे कि उन लोगों को उसे कौन सा स्टाइल देना चाहिए। वो स्टाइलिस्ट बोली, मिस श्रेया, आपकी स्किन फ्लॉलेस है, आपका कॉम्प्लेक्शन भी बहुत अच्छा है और आप कलर्स को लेकर भी ज्यादा पिकी नहीं है। हम काफी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, हम कुछ बोल्ड स्टाइल्स ट्राई कर सकते हैं। श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका जो मन कर रहा है आप करिए, मुझे फैशन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, कुछ नया ट्राई करना सही रहेगा। लेकिन वो स्टाइलिस्ट बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी सारी सेलिब्रिटीज अब आपका स्टाइल कॉपी करने लगी है। श्रेया ने हैरान होकर कहा, क्या मेरा भी एक स्टाइल है? मैं तो हमेशा से बस यूं ही कपड़े उठाकर पहन लेती हूँ, मेरे सामने जो भी आता है मैं उसे ही पहन लेती हूँ। वो स्टाइलिस्ट बोली, हाँ, ये भी एक स्टाइल होता है, असल में उनका आपको कॉपी करना भी यूजलेस ही है। जरूरी बात यह है कि आप में वो ग्रेस है, और तो और आप इतनी खूबसूरत हैं, इसीलिए हर ड्रेस आप पर अच्छी ही लगती है। श्रेया और उस स्टाइलिस्ट ने मिलकर एक फाइनल डिसीजन ले लिया और उसके बाद श्रेया अंकिता के साथ वहां से निकल गई। अंकिता बोली, तुम्हारी इतनी तारीफ सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। श्रेया बोली, लोग बनता देखकर बात करते हैं, जब मैं पहले बाहर निकलती थी तो मेरी कोई परवाह नहीं करता था, और अब देखो चीफ एडिटर पर्सनली मेरा स्वागत करने आया है। अंकिता बोली, आखिरकार अब तुम एक इतनी बड़ी स्टार जो हो, अब हर कोई तुमसे मिलना चाहता है। इस साल लोगों ने तुम्हारे बारे में बहुत बातें की हैं। श्रेया बोली, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फेम एकदम से ही आता है, अचानक से ही तुम इतने फेमस हो जाते हो। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि अब मेरे पीछे हट जाने का वक्त भी आ गया है, वरना ऑडियंस भी मुझे देख देख कर बोर हो जाएगी। अंकिता ने कहा, क्या सच में? मुझे लगता है कि अभी हाल ही में तुम काफी न्यूज में आई हो। जो तुमने कहा वो भी सही है, इस सीरीज की शूटिंग खत्म हो जाने के बाद तुम एक ब्रेक क्यों नहीं ले लेती? जल्दी से एक बेबी कर लो। जब से तुमने काम करना शुरू किया है तुम लगातार शूटिंग ही किए जा रही हो, तुमने कभी कोई ब्रेक लिया ही नहीं है। श्रेया बोली, फाड़ में जाओ, क्या बेबी कर लो। श्रेया ने इस बारे में बहुत सोचा और उसे थोड़ा सा बुरा लगा। हाल ही में वो और कबीर थोड़े लापरवाह हो गए थे। खैर जल्दी ही श्रेया घर पर पहुंच गई, क्योंकि उसका फोटोशूट जल्दी ही होने वाला था, इसीलिए श्रेया जल्दी से अपना वर्कआउट करने के लिए पर्सनल ट्रेनर ढूंढ लेना चाहती थी। जब कबीर वापस आए तो उसने मेट से पूछा, श्रेया कहाँ है? मेट्स ने तुरंत कहा, सर मैडम जिम में है। कबीर के घर पर जो जिम था उसमें सब कुछ था, वो बाहर किसी भी बड़े जिम से कम नहीं था। श्रेया ने क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स पहने हुए थे। जब कबीर अंदर आया तो वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने अभी एक्सरसाइज करना स्टार्ट ही किया है। कबीर ने देखा कि वो अच्छे से स्ट्रेच नहीं कर पा रही थी। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जिस तरीके से तुम वर्कआउट कर रही हो ये टाइम वेस्ट करना है।
श्रेया एकदम से जम गई। उसने देखा कि कबीर वहां पर था और वो घबराते हुए बस खड़ी हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन वर्कआउट करने के लिए भी इच्छा शक्ति चाहिए होती है। अब जब उसके सामने WW पार्टी जैसी कोई मोटिवेशन नहीं थी तो वो अकेले वर्कआउट कर रही थी, इसलिए वो नेचुरली अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी। श्रेया बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कबीर ने कहा, मैं तो ये देखने आया था कि तुम मेहनत कर रही हो या नहीं। बेशक तुम कोई मेहनत नहीं कर रही हो। श्रेया बोली, मैं बस आराम से कर रही थी। कबीर ने कहा, सही कहा, मुझसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये कहते हुए कबीर ने श्रेया के सिर पर हल्का सा थप्पड़ मारा। श्रेया अब और भी लाचार महसूस कर रही थी। उसने उसे हक कर लिया और बोली, ठीक है, मैं अकेली वर्कआउट कर रही हूँ और ऐसे में मेहनत ना करना और भी आसान हो जाता है। कोई मुझे देख नहीं रहा होता तो इसलिए। कबीर ने कुछ देर तक सोचा और फिर बोला, ठीक है, मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ, मैं तुम्हारी वर्कआउट करने में मदद करूंगा। श्रेया ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और बोली, क्या? कबीर बोला, ताकि तुम अच्छे से मेहनत करो, यहीं रुको, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। कबीर जल्दी से अपने कपड़े बदल कर आ गया। वो उस ग्रे कलर के टैंक टॉप में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। कबीर बोला, चलो वर्कआउट करते हैं। श्रेया ने उसकी बात मान ली और वर्कआउट करना शुरू कर दिया। कबीर ने जो कहा था वही कहा। वो भी सीरियस होकर अपना वर्कआउट करने लगा। स्ट्रेच, जंप्स, पुल अप्स। श्रेया की अभी से सांस फूल रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपना वर्कआउट करना जारी रखा। उसे पसीने आने लगे। धीरे धीरे उसकी बॉडी पहले से ही काफी रिलैक्स्ड हो गई थी। उसने देखा कि कबीर डंबल्स के साथ एक्सरसाइज कर रहा है। उसके बाद वो दूसरी मशीन पर वर्कआउट करने चला गया। उसके कपड़े पहले से ही पसीने से भीग चुके थे। इस वक्त वो इतना सेक्सी लग रहा था कि श्रेया बस उसी को देखे ही जा रही थी। वो अपनी एक्सरसाइज तो भूल ही गई और खड़ी होकर बस उसे ही देखती रही। अचानक से कबीर ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और बोला, तुम फिर से एक्सरसाइज से भाग रही हो? श्रेया हैरान होकर बोली, नहीं नहीं, मैं वर्कआउट कर रही हूँ। कबीर बड़े आराम से उठकर खड़ा हो गया और श्रेया की तरफ चलकर आया। उसकी बॉडी पसीने से तरबतर थी। शुक्र है कि उसके कपड़ों पर पहले से ही डिओड्रेंट स्प्रे किया हुआ था। श्रेया ने जल्दी से फिर से स्ट्रेचिंग करना शुरू कर दिया और कबीर ने उसकी टांगों को पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, ठीक है? कबीर ने उसके पैर ज्यादा कसकर नहीं पकड़े, लेकिन फिर भी वो अब ज्यादा हिल नहीं पा रही थी। कबीर एकदम उसके करीब था, इतना करीब कि जब भी श्रेया ऊपर आती वो उसे छू सकता था। ये कहानी है श्रेया और कबीर की। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स।